कि हमारे साथी जेएनयू से आए हुए हैं जयंत जिज्ञासु जी, मैं चाहूंगा कि 2 मिनट आए और आप अपनी भी अपने राय रखें, क्योंकि जेएनयू में बहुत लड़ाई लड़े हैं और चुनाव भी लड़े थे। जयंत जिज्ञासु जी, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप आए, 2 मिनट में अपनी बात को रखें और जो देश में चल रहा है उस पर अपना और मधुरमा जी के जो स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां उस पर अपने विचार रखें। जयंत जिज्ञासु जी रिसर्च स्कॉलर हैं, मेरा इंटरव्यू लिया था इन्होंने। सम्मानित मंच, इस कार्यक्रम के संयोजक राज्यसभा के साबिक मेंबर राजनीति प्रसाद जी, पूर्व मंत्री श्याम रजक जी, विधान परिषद के सदस्य रामबली चंद्रवंशी जी, फॉर्मर डीजीपी गुप्ता साहब, जस्टिस साहब और देश के ख्याति लब्ध चिकित्सक, नौजवान दोस्तों, जब तक मधुलिमय साहब की छवि मुझ जैसे नौजवानों के आगे रहेगी, सियासत से कभी मोह भंग नहीं हो सकता। एक ऐसे दौर में जबकि जोड़ जुगत जुगाड़ तिक्रम से राजनीति को साधने वाले लोगों की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है, तब भी उसके चरमोत्कर्ष पर सन्नाटे में से ध्वनि, शोर में से संगीत निकाल लेने का जो अद्भुत कौशल मधुलिमय साहब में दिखाई पड़ता है, वो हम सबको जीवट से भरता है। जो विषय है वो बहुत मौजू है, और अगर मैं अपने पिता के हवाले से कहूँ तो तौफीक दियारा में पीट पीट कर मधुलिमय साहब की जो हालत कर दी गई थी और बगल में किसी तरह से उनको भर्ती कराया गया, और तब भी उस व्यक्ति के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, वो सिर्फ इसलिए कि भारत के स्वाधीनता संग्राम से लेकर आज़ाद भारत में गोवा मुक्ति संग्राम तक की लड़ाई लड़ने वाला वह अपराजेय योद्धा, जिसने इस देश की संसदीय गरिमा को एक नई ऊंचाई प्रदान की, जो प्रश्नकाल और शून्यकाल के बेताज बादशाह कहे जाते थे, जिनके पूरक प्रश्नों से सरकार घबराती थी, और आज पब्लिक पॉलिसीज को लेकर जो उदासीनता दिखाई पड़ती है, बजट का जो सत्र होता है वह भी इतना सीमित, और संसद सत्र को मन की बात के स्थानापन्न के रूप में महदूद कर देने की जो एक प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, उसमें हमको कुछ ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। आज बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, जो टर्शियरी हेल्थ फैसिलिटी होती और जो प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाकर द्वितीयक और तीसरे फेज में जिस पर काम होना चाहिए था, उस पर ज़्यादा दिलचस्पी है। अभी विषय प्रवेश कराते हुए बहुत तफसील से इन्होंने उन आंकड़ों को बताया। मैं आपके सामने बिहार सरकार की ओर से जो 16 मई 2020 को पटना हाईकोर्ट में एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया वो रखना चाहता हूँ, और उसके मुताबिक डॉक्टर्स के 75% से अधिक और स्वास्थ्य कर्मियों के 70% से अधिक पद सिर्फ बिहार में खाली हैं। ग्रामीण इलाके में चिकित्सकों के 85% पद रिक्त हैं। मेडिकल ऑफिसर के कुल स्वीकृत पद 11,645 हैं, लेकिन अभी सिर्फ 2,877 डॉक्टर हमारे यहाँ कार्यरत हैं और 8,768 पद खाली हैं। शहरी इलाके में डॉक्टर के 4,418 पद सैंक्शनड हैं, जिनमें सिर्फ 1,544 कार्यरत हैं और 2,874 पोस्ट रिक्त हैं। ग्रामीण इलाके में 6,944 पद स्वीकृत हैं, जिनमें महज 1,270 डॉक्टर कार्यरत हैं और 5,674 पद रिक्त हैं। दूर दराज के जो दुर्गम इलाके हैं वहाँ डॉक्टर के 283 पद स्वीकृत हैं, जिनमें सिर्फ 63 डॉक्टर काम कर रहे हैं
और 220 पद खाली हैं। ये आंकड़े क्या दर्शाते हैं? ये तो हाल तक का डेटा है। और स्टाफ नर्स जो है उसमें भी 14,198 सृजित पद में सिर्फ 5,068 नर्स और एएनएम के 27,505 पद के विरुद्ध महज 17,934 एएनएम आज काम कर रही हैं। ऐसे हालात में जब हम देखते हैं कि दवाओं की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और जब जीवन रक्षक दवाओं के मूल्यों में जो ह्रास हो इसके लिए कोशिश की गई केमिकल मिनिस्टर के रूप में यूपीए 1 के समय में, जिसमें राजद भी सबसे बड़ा साझेदार था, दूसरा उसको नहीं होने दिया गया। जो लॉबी है, कमलनाथ थे उसमें मिनिस्टर, नहीं होने दिया। भाई जिस दवा के प्रोडक्शन में जितना खर्च होता है उसका आप 10 गुना ज़्यादा ले लो, लेकिन आज सब जगह वही हालत है। आखिर में मैं इतना कहूँ कि जो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी और जिसमें उसको जो लीड कर रहा था जनता दल, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी थे, उसमें पोलियो के वैक्सीनेशन में हमारे देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। 7 दिसंबर 96 को 11.74 करोड़ और 18 जनवरी 97 को 12.73 करोड़ शिशुओं को पोलियो का टीका दिया गया। और इस समय क्या हुआ ग्लोबल क्राइसिस के दौर में कि भाई आपको वैक्सीनेशन के लिए भी पैसे देने की बात हो रही थी। तो वेलफेयर स्टेट का पूरा कॉन्सेप्ट आज डाइल्यूट हो रहा है। और जिस समय मैक्स और इस तरह के सुपर स्पेशलिटी वाले हॉस्पिटल को खोलने की बात हो रही थी, उसमें समझिए कि लीज पर 50 वर्षों के लिए दिल्ली की सरकार ने उसको पैसा दिया। जो बाहर से उपकरण मंगाए गए उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया और उसमें 33% गरीबों का उसमें इलाज होना था। पता चला कि अमीर लोग नाक भाव सिकोड़ने लगे और कहा नहीं, यहाँ भी उसी तरह के बीमार और रुग्ण लोग दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं, बगल में इसी देश में जिसमें हमारे स्टेट का पैसा लगता है, बगल में किसी तरह से द्वयम दर्जे का इलाज होता है। तो जिस तरह से आप बीपीएल देखते हैं, पता नहीं इसको कितनी स्वीकृति चिकित्सा के क्षेत्र के लोग देंगे। उसी तरह से एक लफ्ज़ को इस्तेमाल करने की अगर आप मुझे इजाज़त दें तो एक HML भी होना चाहिए, एक BHL होना चाहिए, बिलो हेल्थ लाइन। एक्सेस किनका है हेल्थ फैसिलिटी की तरफ? तो ये जो बिलो हेल्थ लाइन जीवन बशर हमारे लोग कर रहे हैं, उनकी सुधि कौन लेगा? ये हम सब के डिस्कोर्स का एक हिस्सा बने। मैं बहुत वक्त नहीं लेते हुए, चूँकि श्याम रजक साहब को सुन रहा था, तो मैं यह लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे एक मित्र सीनियर जो आज तक में काम कर रहे थे, नवीन, वो मरते मरते बेचारे किसी तरह से बचे। और उनकी एक छोटी सी तो नहीं लेकिन एक कविता है, वो मैं आपके सामने रखूँ और पूरे देश का मौजूदा हालात, उसकी तर्जुमानी आप इसमें पाएंगे। कि मुझे लगता है कि अब मुझे हिंदू हो ही जाना चाहिए, चूँकि मधुलिमय साहब में ही वो सलाहियत थी कि एक साथ द गैलेक्सी ऑफ इंडियन सोशलिस्ट लीडर्स और नेहरू एंड गांधी ए हिस्टोरिक पार्टनरशिप, दोनों पर कलम चला सकते थे। और आरएसएस क्या है, ये जो एक उनका लेख है, आप उससे कनेक्ट करेंगे कि मुझे लगता है कि अब मुझे हिंदू हो ही जाना चाहिए, इसके पहले कि राजनीति का बाजार मेरी नमाज, प्रार्थना या संगत की अकीदत कम कर दे। मुझे जल्दी से हिंदू हो जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा है सेंसेक्स अभी और ऊंचा जाएगा और समाज कल्याण मंत्री का आकलन है कि हिंदू होने की दर इससे ऊपर नहीं जाएगी। मैं हिंदू होने की पूरी कीमत अडानी और अंबानी के शेयरों में लगाकर जिंदगी भर के लिए निश्चिंत हो जाना चाहता हूँ। अर्थशास्त्र के सिद्धांत बताते हैं कि जो बाजार सरकार को खरीद ले उसमें घाटा नहीं होता है। मैंने वकीलों से, सीए से, समाजशास्त्रियों से और पंडितों, मौलवियों, पादरियों सबसे बात कर ली है। सबका मशवरा है कि ये हिंदू हो जाने का सबसे मुफीद वक्त है। मेरे कुछ सेक्युलर दोस्त मुझे पागल कह रहे हैं, कुछ बिका हुआ, कुछ डरा हुआ और कुछ मौका परस्त। अब आप ही बताइए, इस गाढ़े वक्त में जब 3 दिन से बिटिया स्कूल न गई हो, कटा हुआ अनाज खेतों में सड़ने को तैयार हो, बीवी के जेवर मुथूट फिनांस में गिरवी पड़े हों, फोर्टिस, मैक्स, मेदांता के डॉक्टर बाबूजी का बलगम निकालने का 2.5 लाख रुपये मांग रहे हों, एम्स राम मनोहर लोहिया में बिना पैरवी के पैर रखना मुश्किल हो, तो आप ही बताइए
कितनी खुशियों का उपाय है सिर्फ हिंदू हो जाना। लेकिन मुझे बजरंगियों पर भरोसा नहीं है, तो गरियाओं, सिंघलों, योगियों और साक्षियों जैसे बेईमानों के कहने भर से मैं हिंदू होने को तैयार नहीं हूं। मुझे हिंदू होने की पेशगी चाहिए, पूरा हिसाब लिखत पढ़त में हो, वैसे नहीं जैसे 92 में किया था। लिख कर दो कि देश भर से जुटाई गई हिंदुत्व की ईंटें नोच बेच कौन खा गया। लिख कर दो उन पुजारियों, महंतों और मठाधीशों के नाम जो तुम्हारे धर्म की छाती में त्रिशूल भोंक कर पहुंचते रहे संसद और विधानसभा। लिख कर दो कि तुम्हारे ब्राह्मण मेरी बेटियों से शादी से इनकार नहीं करेंगे। लिख कर दो कि जन्म से जलने तक सच में जीने लायक रहेगा हमारा जीवन। लेकिन मुझे अच्छी तरह मालूम है कि इस देश में गूं साफ करने वालों की, फटे जूते सिलने वालों की, जूठे बर्तन धोने वालों की, मालिशियों की, बेगारों की, दरबानों की, ड्राइवरों की भारी कमी हो गई है और इनके कम होते जाने से हिंदू धर्म छोटा होता गया है। मुझे भारत के राजपत्र में यह लिखकर चाहिए, मैं या मेरी पीढ़ियां इनमें से कोई काम नहीं करेंगी। कुछ दिन हम भी पुरोहिताई करना चाहते हैं, कुछ दिन हम भी राज चलाना चाहते हैं, कुछ दिन हम भी बनकर देखें गवर्नर, डॉक्टर, लाट साहब, कुछ दिन हम भी चला कर देखें स्कूल और कॉलेज। हम आजमाना चाहते हैं कि बिना कत्लेआमों के देश चल सकता है या नहीं। हम आजमाना चाहते हैं कि बिना लंपट साधु साध्वियों के, बिना उठाई गिरों रहकटों के, बिना मक्कारों, मवालियों या दंगाइयों के हिंदू हिंदू रह सकता है कि नहीं। हम आजमाना चाहते हैं कि शास्त्रों के नाम पर शस्त्र उठाने की संहिता सियासत से तो तय नहीं होती। मैं रमई चमार उर्फ रज्जन अंसारी उर्फ रोड्रिक डिसूजा इन सारे वायदों के एवज में लिख कर दूंगा कि मेरे हिंदू हो जाने के बाद किसी को हिंदू बनाने की नौबत नहीं आएगी। मैं लिख कर दूंगा कि मेरे हिंदू हो जाने के बाद कोई इस देश को हरामजादा नहीं कह पाएगा और न ही गांधी के हत्यारों को राष्ट्रवादी। मैं लिख कर दूंगा कि नहीं सजने दूंगा टोपियां उछालने वालों के माथे पर पगड़ी, खाल उतार ली जाएगी जोधा अकबर की जात पर गला फाड़ने वालों की। और जब से मैंने ये ऐलान किया है, मुझे हिंदू बनाने वाले भागते फिर रहे हैं। राज पंडितों, राज पुरोहितों को काट मार गया है, इसलिए मुझे नक्सली साबित करने की कोशिश हो रही है। खुफिया एजेंसियों ने मेरे फोन रिकॉर्ड पर लगा दिए हैं, रोज के शब्द कूट वाक्यों में बदले जा रहे हैं और इस तरह नक्सली साबित होने से बच गया तो आतंकवादी तो पक्का साबित कर दिया जाऊंगा। मेरी लाश पर राष्ट्रवाद का झंडा लहराया जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मेरे दोस्त कि ये तय हो चुका है कि मुझे हर हाल में मारा जाएगा। इसलिए नहीं कि मैं हिंदू नहीं हुआ, इसलिए नहीं कि मुझे नक्सली आतंकवादी सिद्ध करने की तैयारी हो चुकी है, इसलिए कि मैं गूं साफ करने को तैयार नहीं हूं, इसलिए कि मैं जूठे बर्तन धोने, कपड़े प्रेस करने, घर घर जाकर हजामत करने या मालिश करने को तैयार नहीं हूं। मेरा ऐलान है कि मैं इनमें से कोई काम हरगिज नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे बराबर की कुर्सी पर बैठकर तुमसे बराबरी की बात करूंगा। भूल जाओ कि मैं डरने वाला हूं। मैं कहता हूं जीने की तलबगार हर जमात से कि ये डरने का वक्त नहीं है, पहचानने का है। काटने वाली तलवारों को नहीं, उन म्यानों को जिनमें तलवारें छप जाती हैं और जिन्हें कमर में खोस कर घूम रहा है देश लोकतंत्र के नाम पर। आपका बहुत शुक्रिया। और आखिर में एक प्रश्न छोड़कर आपके सामने से मैं जाना चाहता हूं कि राजधानी में रेड लाइट के सामने जो छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां कुछ बेच रही होती हैं, एक खास उम्र के बाद आप उनको उन रेड लाइट के सामने नहीं पाएंगे। कहाँ आखिर इनकी तस्करी कर दी जाती है और कोई भी हुकूमत आज़ादी के बाद से इस तस्करी को आज तक नहीं रोक पाई है। इन्हीं सवालों के साथ आपने इतने धैर्य से मुझे सुना, आपने इतने सुंदर आयोजन में शिरकत की और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। गालिब का एक शेर है कि तुम शहर में हो तो हमें क्या गम, जब उठेंगे ले आएंगे बाजार से जाकर दिलो जां। और डॉक्टर पर गालिब को बहुत नाज था कि वो हैं शहर में तो हमारी सांसें दुरुस्त हैं। लेकिन विनोद कुमार शुक्ल कहते हैं कि सबसे गरीब बीमार आदमी के लिए सबसे सस्ता डॉक्टर भी बहुत महंगा होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूंगा 2 मिनट के लिए, मात्र 2 मिनट के लिए उज्ज्वल जी आए और अपनी बात को रखें। 2 मिनट उज्ज्वल। कार्यक्रम को हम बाय 7 खत्म करें, इसलिए थोड़ा
सभा के अध्यक्ष जी,